वेलकम टू स्टडी फंडा गाइज, माई सेल्फ साहिल। और आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डीपीएसपी तक कवर कर लिया था और फंडामेंटल राइट। आई होप आप लोगों ने वो पूरी वीडियो देख ली होगी उसके विद एमसीक्यू। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का टॉपिक जिसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज। अब फंडामेंटल ड्यूटीज को समझाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें बताना चाहता हूँ कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज को फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन में डालने की जरूरत ही क्या पड़ी। ऑब्वियस सी बात है ना, कुछ ना कुछ तो नीड फील हुई होगी। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है लेकिन अभी बाद में डाले गए। ठीक है, रीजन क्या था? एक्चुअली आप लोगों को मालूम होगा 1974 के अराउंड जो बेसिकली जो बिहार स्टूडेंट थे उन्होंने पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट किया था। किसके खिलाफ? बेसिकली जो करप्शन था और मिस रूल चल रहा था बिहार में उसके खिलाफ। ठीक है, जैसे तैसे करके जो मूवमेंट है ये सेंटर तक पहुंच गया और इसी मूवमेंट को हम बोलते हैं जेपी मूवमेंट, जिसको बोलते हैं जयप्रकाश नारायण मूवमेंट। ओके, अब जब ये जो मूवमेंट है सेंटर तक पहुंच गया तो इंदिरा गांधी ने अपनी पावर का मिसयूज करके बेसिकली, और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जिनका मिसयूज करके जो देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। किस बेसिस पे? इंटरनल डिस्टरबेंस बेसिस पे। ओके, उस टाइम पे काफी सारे लोग ऐसे थे जो इन इमरजेंसी को मान नहीं रहे थे बेसिकली। ठीक है, तो एक बार ना ये इंफोग्राफिक्स टाइप सा है न्यूज़पेपर का, एक बार देख लीजिए इसको। ये कितने टाइम तक चली थी इमरजेंसी? ये चली थी 21 महीने तक, 25 जून 1975 से लेके 21 मार्च 1977 तक। ओके, और ये थर्ड टाइम इमरजेंसी थी। इससे पहले दो टाइम हो चुकी थी, 1968 में और 1971 में। नाउ इसमें हुआ क्या था बेसिकली? उस टाइम के जो लॉ मिनिस्टर थे ना, एचआर गोखले, उन्होंने बोला था कि जो देश की पॉपुलेशन है ना वो जो लीगल ऑर्डर है उसको फॉलो नहीं कर रही। अब कौन सा लीगल ऑर्डर था? लीगल ऑर्डर ये था कि देश में लगी हुई थी इमरजेंसी। ठीक है, लेकिन काफी सारे लोग थे जो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे और मतलब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, मतलब वो चाहते ही, मतलब ऑब्वियस सी बात है कुछ गलत हो रहा था देश में, तो जनता भड़केगी तो सही। ठीक है, तो उस टाइम पे एक नीड फील हुई थी कि हमें ना लाइक कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी डालनी चाहिए। ठीक है, तो इंदिरा गांधी ने बोला हाँ ये बात सही है, हमें फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह डालनी चाहिए, इससे जो हमारी डेमोक्रेसी है वो स्ट्रेंथन होगी। ओके, तो उस टाइम पे एक कमेटी बिठाई गई जिसका नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। कमेटी का क्या नाम था? स्वर्ण सिंह कमेटी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, ऑलमोस्ट लाइक एवरी सेकंड एग्जाम ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो स्वर्ण सिंह कमेटी बिठाई गई। स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया एक सेपरेट चैप्टर की ना, कॉन्स्टिट्यूशन में ना एक सेपरेट पूरा चैप्टर होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज को डेडिकेटेडली। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट वन किसका है? पार्ट वन है बेसिकली आर्टिकल 1 से 4 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट टू किसका है? 5 से 11 सिटीजनशिप। पार्ट थ्री किसका है? आर्टिकल 12 से 35 फंडामेंटल राइट। पार्ट फोर किसका है? 36 से 51 डीपीएसपी। अब यहीं पे बेसिकली पार्ट 4 ए में मतलब यहाँ पे अमेंडमेंट करके, कब अमेंडमेंट किया? 42 1976 में अमेंडमेंट करके पार्ट 4 ए ऐड कर दिया और इसी में जो आर्टिकल 51 था ना, इसी में एक आर्टिकल डाल दिया 51 ए। अब फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक ही आर्टिकल है, प्लीज इस बात को याद रखना। फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ओनली वन आर्टिकल इज देयर। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, अब इसके बाद क्या हुआ? एक बार ना ये थोड़ा डाटा देख लीजिए कि कांग्रेस की जो सीट्स थी बिफोर इमरजेंसी कितनी थी? 352। और कांग्रेस की इमरजेंसी के बाद कितनी सीट रह गई थी? 153। ठीक है, तो मतलब इससे पता लग रहा है कि जो लोग थे वो सच में नाराज थे, ऐसा नहीं था कि वो था। ठीक है, ओके। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने, जब स्वर्ण सिंह कमेटी को बिठाया गया तो उन्होंने 8 रिकमेंडेशन दी। कितनी रिकमेंडेशन दी? 8। उन्होंने बोला कि मेरे अकॉर्डिंग ना ये 8 लिस्ट मैं दे रहा हूँ कि ये ना एक सिटीजन की फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए। अब 8 में से सरकार ने 5 तो मान ली। कितनी मान ली? 5। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, पेन कहाँ गया? ओके, हाँ, 8 में से सरकार ने कितनी ड्यूटीज मान ली? 5 मान ली। गाइज मैं एक बार पेन चेंज कर लूँ, जस्ट 1 मिनट। ओके, हाँ, 8 में से सरकार ने कितनी ड्यूटीज मान ली? 5 ड्यूटी मान ली और 5 डाल दी खुद से। ठीक है, अब भाई 8 ड्यूटी रिकमेंड की, मानी कितनी है? 5। तो ऑब्वियस सी बात है 3 ड्यूटी नहीं मानी होगी। ठीक है, तो बड़े लेवल के एग्जाम में ना क्वेश्चन बनते हैं यहीं से। ठीक है, वो ऐसे पूछेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी, ऐसे पूछ लेंगे, या पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस वर नॉट एक्सेप्टेड बाय ये गवर्नमेंट।
वाइल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, ऐसे करके कुछ भी क्वेश्चन बना देते हैं वो बेसिकली, ठीक है। ओवरऑल ओवरऑल ये समझना क्वेश्चन आएगा कैसे। नाउ पहला क्या था, पहली ऐसी कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी थी जो स्वर्ण सिंह कमेटी की नहीं मानी, क्योंकि 8 में से 5 तो मान ली, 3 नहीं मानी। पहली कौन सी थी, पहली थी स्वर्ण सिंह कमेटी ने ये बोला था, अगर कल को चाहे ना पार्लियामेंट, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी ड्यूटी है पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करने की, ठीक है, और तुम उसको तोड़ फोड़ कर रहे हो, तो अगर तो ना पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट को कुछ पेनल्टी प्रिस्क्राइब करनी पड़ेगी कि अगर कोई ऐसे पब्लिक से तोड़फाड़ करेगा ना, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी से। जैसे अभी दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली हो गया या देश का कोई भी कोना हो गया, जब भी प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं तो बसें जला दी जाती है, ट्रेनें जला दी जाती है, ठीक है, तो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे, ऑब्वियस सी बात है। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने बोला था इसके लिए पेनल्टी होनी चाहिए, ठीक है, और वो पार्लियामेंट को देनी चाहिए, ठीक है, मतलब कुछ बढ़िया पेनल्टी होनी चाहिए, एक सजा होनी चाहिए उसके लिए, ठीक है, ओके। और इसके साथ ही स्वर्ण सिंह कमेटी ने यह बोल दिया कि जो तुम लॉ बनाओगे ना, जिसके थ्रू तुम सजा दोगे लोगों को कि अगर उन्होंने अपनी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं मानी तो उनको सजा दी जाएगी, वो लॉ जो है ना, वो कोर्ट में जाके कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी कोई फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है, लेकिन तुम उसको नहीं मान रहे, तुम्हारी फंडामेंटल ड्यूटी है भाई पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करने की, तुम रहे हो उसको जला, तुमने क्या कर दिया, तुमने उसको जला दिया एंड ऑल दैट, पुलिस आई और तुमको उठा के ले गई, किसके अंडर, प्यूनिटिव डिटेंशन के अंडर, ठीक है, क्योंकि तुमने एक कांड कर दिया और तुमको उठा के ले गई अंडर आर्टिकल 22। अब पुलिस क्या, तुमको ना कुछ लीगल प्रैक्टिशनर भी नहीं दे रही, ठीक है, क्योंकि पुलिस ने आंखों के सामने देखा तुम जला रहे थे बसों का एंड ऑल दैट, तो तुम्हारा अधिकार है ना प्यूनिटिव डिटेंशन के अंदर, क्या अधिकार है तुम्हारा कि तुमको लॉयर मिलेगा, लेकिन तुमको नहीं मिला, लेट से तुमको नहीं मिला, तो क्या हुआ, तुम्हारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया। तो ये वाला जो वो है ना, ये बोला कि नो सच लॉ शैल बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन ग्राउंड ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, मतलब तुम्हारा फंडामेंटल राइट भी वायलेट हो रहा ना, तब भी तुम उस लॉ को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो, क्योंकि तुमने अपनी पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म ही नहीं किया। समझ रहे हो? आई होप गाइज आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ रही होगी इन चीजों पे, काफी बेसिक चीजें होती है पर फिर भी क्लैरिटी होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूटी टू पे टैक्सेस, यानी कि हर एक सिटीजन की ड्यूटी है कि वो टैक्स पे करे जो भी एलिजिबल है टैक्स देने के लिए, ऐसा नहीं है कि तुम एलिजिबल नहीं हो फिर भी टैक्स, किस चीज का टैक्स दोगे फिर तुम, ओके, क्लियर है। ओके, सो नेक्स्ट है मेरा एक क्वेश्चन है, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज जो है सिर्फ सिटीजन्स के लिए होती है या फॉरेनर्स पे भी वैलिड होती है? गाइस इट इज ओनली फॉर सिटीजन, ओके, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस इज नॉट अवेलेबल, मतलब कि बेसिकली फॉरेनर्स पे ये कंप्लाई नहीं होती, ठीक है, क्लियर है, ओके। नाउ क्या पार्लियामेंट कल को अगर चाहे तो कोई लॉ बना के इनको इन्फोर्स कर सकती है, मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, ये तुम्हारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि भाई तुमको नोबल आइडल्स को फॉलो करना चाहिए, जिसकी नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम वाले जिनसे इंस्पायर्ड होके, ठीक है, अगर तुम ये नहीं करते हो तो क्या पार्लियामेंट कल को लॉ बना के तुम्हें पेनल्टी दे सकती है? हाँ जी दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है, ठीक है, पार्लियामेंट इन्फोर्स कर सकती है, लेकिन शूटेबल लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है, लॉ मेकिंग, और ना एक होता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है, कोई बताएगा? चलो बताओ, किसको मालूम है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन? खुद ही सोचो और खुद ही बताओ, जाके नहीं पता तो गूगल करो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। नाउ इसके बाद ना 1998 में एक वर्मा कमेटी बिठाई गई, वर्मा कमेटी का क्या काम था, उसका ये काम था कि भाई जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि बेसिकली हमारे जो सिटीजन है वो अपनी ड्यूटीज को लेके अवेयर हो सके, ठीक है। और वर्मा कमेटी ने ना साथ में एक काम और कर दिया, इन्होंने क्या काम कर दिया, इन्होंने बोल दिया यार फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ना, अगर कल को कोई वायलेट भी कर देता है एंड ऑल दैट, तो कोई कोर्ट तो जा नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है, नॉट इन्फोर्सेबल है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक काम किया, जितनी भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज थी ना, उनसे रिलेटेड जो भी लीगल प्रोविजन ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है वो नोट डाउन कर लिया। एग्जाम्पल देता हूं मैं, एग्जाम्पल देखो। सो गाइज अब ना जो क्या नाम है, वर्मा कमेटी ने साथ में क्या काम किया था, वर्मा कमेटी ने काम किया था कि जितने भी लीगल प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, तो उनकी एक लिस्ट डाउन कर दिया, ठीक है, ताकि इन फ्यूचर अगर फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्स भी करना पड़े ना तो कर सके, मतलब कि इन्फोर्स कैसे, मैं दिखाता हूँ, ध्यान से देखना।
ये है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। अब मुझे एक बात बताओ, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? नॉन जस्टिसिएबल, नॉन इन्फोर्सेबल, ठीक है। ओके, कोर्ट में नहीं जा सकते अगर तुम नहीं फुलफिल करे तो, ठीक है। कोर्ट इनको इन्फोर्स नहीं कर सकती, तो बहुत बढ़िया बात है भाई, ठीक है। अब पहली क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट आइडल्स एंड इंस्टीट्यूशन एंड नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम ये नहीं करते हो, ठीक है, मतलब तुम रिस्पेक्ट नहीं करते हो नेशनल एंथम की, नेशनल फ्लैग की, ठीक है, तुम उसको मिसट्रीट करते हो, तो क्या होगा? तुम्हें सजा मिलेगी। तुम बोलोगे ये तो मेरी फंडामेंटल ड्यूटीज है, मैं करूँ या ना करूँ, तुम कोर्ट में थोड़ी ना जा सकते हो। भाई साहब, आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज तो है, पर हमने इससे रिलेटेड ना, सरकार ने बहुत पहले कानून भी बना रखे है। समझ रहे हो? कानून कौन सा है? प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के अराउंड, ठीक है। तो तुमको ना फंडामेंटल ड्यूटीज के अंडर तो नहीं उठाएगा, इसके अंडर जरूर उठा लेंगे, क्योंकि ये तो प्रॉपर पार्लियामेंट ने बना रखा ना ये वाला लॉ, समझ रहे हो? ध्यान से समझो मैं बोल क्या रहा हूँ, बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहती है, ठीक है। कि तुमने फंडामेंटल ड्यूटीज पूरी नहीं की, ठीक है भाई, तुम्हें कोर्ट में नहीं जा सकते, पर एक सिमिलर लॉ भी तो है ना, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ओनर्स एक्ट, समझ रहे हो? इसके अंडर उठा लेंगे तुमको। तो यही किया था वर्मा कमेटी ने काम, ठीक है। मतलब जितने भी लीगल प्रोविजन अवेलेबल थे ना फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्स करने के लिए, सारे लिस्ट डाउन कर दिए। कुछ ऐसे हैं जो अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, टू चेरिश, सेकंड वाला पढ़ो, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ठीक है भाई। जिन्होंने जिन्होंने हम हमारे मतलब नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम को इंस्पायर किया इन ऑल दैट, उनसे इंस्पायर हो गए, जैसे गांधी जी हो गए, हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स है, ठीक है, उनसे हमें इंस्पायर होना चाहिए। अगर तुम नहीं भी होते हो, ठीक है, उनकी इंसल्ट करते हो या जो भी है, तो मतलब इंसल्ट तो नहीं कर सकते, ठीक है। पर इन ओवरऑल मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझो। एज ऑफ नाउ ऐसा कोई लॉ नहीं है जो आपको इस चीज के लिए पनिश कर सके। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, अभी भी कुछ लोग जो है, गांधी हो गया, नेहरू हो गया, उनको टोटली क्रिटिसाइज करते रहते हैं, राइट? ठीक है, मतलब कि या फिर मतलब मैं कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड नहीं हूँ, मतलब तुम किसी का भी एग्जांपल ले लो रैंडमली, समझ रहे हो? ठीक है, तो एक फंडामेंटल ड्यूटी पूरी नहीं करे तो इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है, ऐसा कोई लॉ है ही नहीं। अब अगर तुमने लेट से एक फंडामेंटल ड्यूटी है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये उसमें ही पढ़ा था प्रियम्बल में, सिमिलर सिमिलर थोड़ा बहुत, ठीक है। ओके, अब अगर तुम ये तुम्हारी फंडामेंटल ड्यूटीज है, अगर तुम नहीं करते, अपहोल्ड नहीं करते या प्रोटेक्ट नहीं करते सोनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को, और तुम नारे लगा रहे हो, किस चीज के नारे लगा रहे हो? कि मतलब कुछ एंटी नेशनल टाइप नारे लगा रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो तुम, या कुछ ऐसे सेसेशनिस्ट टेंडेंसी है जो अपने एक सेपरेट स्टेट की डिमांड करे, तुम उनको सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है इंडिया की, तुम सोनिटी के साथ एक तरह से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, हम नहीं सहेंगे ये, ठीक है। आर यू गेटिंग इट? तो तुमको उठा सकते हैं किसके जो में आईपीसी के अंडर कोई सेक्शन होगा, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंडर कोई सेक्शन होगा, उनके अंडर उठा लेंगे तुमको। तो तुम्हारी फंडामेंटल, ये बात ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए तो तुमको कोई उठा नहीं सकता, लेकिन उनके लिए कुछ सिमिलर प्रोविजन है, उसके अंडर उठा लेंगे तुमको, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या? टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। ये हमने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है हमने? आर्टिकल 24 में पढ़ा, आई थिंक, राइट? आर्टिकल 23 या 24 में पढ़ा, वहां पे एक बेकार का प्रोविजन था कि तुमको कोई भी कंपलसरी वर्क नहीं कर सकता, फोर्स नहीं कर सकता कुछ काम करने के लिए बिना पैसे दिए, बिना रिम्यूनरेशन के, ठीक है। लेकिन अगर सरकार चाहे कल को, तो वो तुमको बुला सकती है इन द इंटरेस्ट ऑफ, मतलब नेशनल इंटरेस्ट में और जनरल पब्लिक के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारी किसी से दूसरे उससे कंट्री से युद्ध हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है स्टेट तुमको बुला सकती है, समझ रहे हो? और वो तुम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, किस किस बेसिस पे? वही था ना, रेस, कास्ट, ऐसे कैसे करके 4-5 ग्राउंड थे, क्लियर है? ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। तो तुमको ऐसे नहीं उठाएंगे, मतलब तुमको ऐसे कुछ नहीं करेंगे, पर वहां पे तुमको एक तरह से फोर्स कर देंगे, क्लियर है ना? ओके। टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, ब्रदरहुड मतलब भाईचारा, ठीक है, अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, सारे लोगों के बीच में भाईचारा होना चाहिए, ठीक है। ट्रांससेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, इन सबके बीच में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता हो, तुम लोग ना गलत कर देते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। ऐसी प्रैक्टिसेस को हमको रिनाउंस करना है जो कि डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ द वुमन, इसका मतलब समझ रहे हो तुम लोग? बेसिकली जैसे सती हो गया और बाल विवाह हो गया, ऐसी ऐसी चीजें थी जो कि बेसिकली जो वुमन की डिग्निटी है उसको कॉम्प्रोमाइज करी थी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ऐसी ऐसी प्रैक्टिसेस को हमको खत्म करना, उनको रिनाउंस करना है। इज दैट क्लियर गाइस? ओके। तो जैसे राजा राम, सॉरी, राजा, हाँ, राजा राम मोहन रॉय ने किया था ना, राजा राम मोहन रॉय ने,
ठीक है, मेरा क्वेश्चन है कब किया था, कौन से साल में किया था। ऑप्शन दो, 1826, 1827, 1828, 1829, इनमें से एक था। और उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था जब सती को बैन किया। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। नाउ नेक्स्ट, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर। हमारे देश में कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है, हर एक रिलीजन का, हर एक ट्राइब का, हर एक उसका अपना एक खुद का वो है, एक मतलब बेसिकली एक उसकी हेरिटेज है। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, कुछ कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, किसी के अपने अपने बेसिकली तौर तरीके हैं, समझ रहे हो। ठीक है, तो एक पूरा कंपोजिट कल्चर है, इसको वैल्यू करना और इसको प्रिजर्व करना। सो नेक्स्ट प्रोविजन है गाइज, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। गाइज कल हम लोगों ने ना एक क्वेश्चन सोल्व किया था जिसमें ये पूछा गया था कि ऐसा कौन सा प्रोविजन है जो आपको डीपीएसपी में भी मिलता है और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी मिलता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा प्रोविजन है, वो ये एनवायरमेंट वाला ही प्रोविजन है। इवन ना ये वाला जो प्रोविजन है आपको फंडामेंटल राइट में ही मिलेगा अंडर आर्टिकल 21A, क्योंकि जो उसकी इंटरप्रिटेशन है ना वो काफी वाइड है। ओके, तो उसमें राइट टू एनवायरमेंट, राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट भी आता है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ अगर आप इनको नहीं मानोगे तो आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट और आपके ये जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, इनके अंडर आपको डिटेन कर सकते हैं। बेसिकली मतलब हर एक फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड ना ऑलमोस्ट आपको कोई ना कोई लॉ मिल जाएगा जिसके बेसिस पे आपको वो कर सकते हैं। ओके, मतलब पनिश कर सकते हैं। ठीक है, तो बोलने को तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो नॉन जस्टिशिएबल, नॉट इन्फोर्सेबल है, बट कहीं ना कहीं एक तरह से वो है भी इन्फोर्सेबल। ओके, वर्मा कमेटी ने यही सब लिस्ट डाउन करके दिया था। नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। अब ना कुछ साइंटिस्ट है, जैसे आप लोगों ने मूवी वगैरह देखी है, एक नोवेल है विक्टर फ्रैंकनस्टीन नोवेल है मैरी शेली की। ओके, तो लाइक वो मैंने अपने कॉलेज डेज में पढ़ी थी। उसमें एक वो होता है, एक बंदा होता है, तो ना उसके जो साइंटिफिक टेम्पर होता है ना, वो पता नहीं एक ऐसा क्रिएचर बना देता है जो अजीब सा ही होता है बेसिकली। ओके, वो एक ऐसे क्रिएचर का वो कर देता है। सो बेसिकली जो साइंटिफिक टेम्पर है ना उसको मेंटेन करना पड़ेगा। साइंटिफिक टेम्पर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई साइंटिस्ट है, कोई XYZ साइंटिस्ट है, वो कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, अपने एथिक्स है, उन्हीं को भूल जाए। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। ऐसे ऐसे जो साइंटिस्ट पे मूवी भी बनी हुई ना काफी सारी। ठीक है, बाकी एक विक्टर फ्रैंकनस्टीन, मतलब एक एग्जाम्पल आप लोग गूगल करके देख लेना था क्या है विक्टर फ्रैंकनस्टीन एंड ऑल दैट, बाकी जरूरी नहीं है। ओके, तो क्या ये टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। नेक्स्ट क्या है, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। हाँ, कौन कौन सी प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है, पब्लिक वाली प्रॉपर्टी को यानी कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को। एंड टू एब्ज्योर वायलेंस यानी कि वायलेंस को खत्म करना है, ऑल दैट। ठीक है, नाउ इसको समझते हैं एक बार पब्लिक प्रॉपर्टी वाले को। ओके, कोई ब्लैंक स्क्रीन, हाँ इधर समझते हैं। लेट्स से दिल्ली में कोई वो चल रहा था, किसी के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था। ठीक है, तुम लोग आए, तुम लोगों ने अपनी बस वसें तोड़ दी। ठीक है, क्या किया तुम लोगों ने, बस वसें तोड़ दी। ओके, अब एक तरह से तुमने अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज का वायलेशन किया है, फंडामेंटल ड्यूटीज का वायलेशन किया है ना। क्या, क्योंकि तुमने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, पुलिस तुमको डिटेन कर सकती है, हाँ जी बिल्कुल कर सकती है। ठीक है, तो बोलने को तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, लेकिन अगर तुम मतलब पुलिस तुमको डिटेन भी कर सकती है। ठीक है, अगर एग्जाम में आए ना तो नॉट इन्फोर्सेबल, नॉन जस्टिसिएबल, वो सारे ठीक रहेंगे। ठीक है, पर मैं प्रैक्टिकल लाइफ में बता रहा हूँ ये कैसे आप लोगों को, इवन आप फंडामेंटल ड्यूटीज को भी अगर कंप्लाइंस नहीं करते हो तो भी आपको डिटेन किया जा सकता है और आपको पनिश किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्या है, टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिवली एक्टिविटी सो दैट द नेशनल कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर। मतलब कि हमें ना खुद को अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अब लेट से आपको खुद को अच्छा नहीं बनाते तो कोई लॉ है जो आपको पनिश कर सकता नहीं, ऐसा कोई लॉ नहीं है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो कुछ लॉज के लिए मतलब कुछ बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए आप लोग को पनिश किया जा सकता है, बट कुछ ऐसी है जिनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। ओके, पर मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन से वो बता देता हूं मैं। मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें से एक तो ये वुमन वाली है सबसे पहले, डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमन, ऐसी प्रैक्टिसेस को खत्म करना है जो कि वुमन की डिग्निटी को डाउनग्रेड करती हो। ओके, नाउ नेक्स्ट और क्या है, ये प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक टेम्पर इंपॉर्टेंट है। अगर वुमन के बाद कोई सेकंड इंपॉर्टेंट है वो है पब्लिक प्रॉपर्टी वाला, कि सेफगार्ड करना पब्लिक प्रॉपर्टी को। इज दैट क्लियर? ओके, आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी। अब ना एक बार इसको जल्दी से देख लेते हैं ऊपर ऊपर से। ओके, मैं एक बार ना इसको साइड में कर लेता हूँ, जस्ट 1 मिनट। नाउ हाईलाइट पोर्शन में ना हाईलाइटेड करूंगा पोर्शन, उसके हिसाब से देखिए। ठीक है, ओके, तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है इंपॉर्टेंट, ऑब्वियस सी बात है ये तो। ठीक है, हाँ, नो ड्यूटीज ऑफ सिटीजन वर इनकॉर्पोरेटेड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में
कोई भी ड्यूटी नहीं थी। तो ड्यूटी कब आई? ड्यूटी आई जी 42nd, जस्ट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंडर। किसकी कमेटी की रिकमेंडेशन पे? स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। उस टाइम पे लॉ मिनिस्टर कौन थे, कोई बताएगा? अभी पढ़ा हम लोगों ने ये। उस टाइम पे लॉ मिनिस्टर कौन थे, बता दो, रिकॉल करो जल्दी से, मैं दिखा तो रहा हूँ। HR गोखले, मिल गया? ये ऊपर लिखा हुआ, ये लॉ मिनिस्टर थे। इन्होंने ही सजेशन दिया था बेसिकली। क्लियर है? नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज। मतलब वही वाली बात है कि रेगुलेट करते हैं सिटीजन को, बिहेवियर को, पर ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ओके। नेक्स्ट फैक्ट फॉर एग्जाम। हमने कहाँ से किया ये आइडिया बोरो? हमने बोरो किया हुआ है USSR से। यानी कि देखो, मैं तुमको एक बार बताता हूँ, जितनी भी सोशलिस्ट कंट्री है ना, जितनी भी सोशलिस्ट कंट्री है, इसको ध्यान से समझना। दो तरह की कंट्रीज है, एक तो कैपिटलिस्ट वाली और एक सोशलिस्ट वाली। जितनी भी सोशलिस्ट कंट्री है ना, वहां पे फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज को इक्वली इंपॉर्टेंस दी गई है। इक्वली इंपॉर्टेंस दी हुई है। ओके, आर यू गेटिंग इट? जितनी भी सोशलिस्ट कंट्री है, वहां पे फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज को ना इक्वली इंपॉर्टेंट दी जाती है। कि भाई स्टेट की चलो कुछ ड्यूटी है, ठीक है, पर सिटीजन की भी तो कुछ ड्यूटी है ना। स्टेट तुमको फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करेगा, तुम्हारे वायलेट नहीं करेगा। सिटीजन की भी ड्यूटी, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते रहे। तुम अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में नाकाम रहे ना, तो स्टेट तुमको पनिश भी कर सकता है। इन अदर कंट्रीज, आर यू गेटिंग इट? कैपिटलिस्ट कंट्री में ज्यादा वैल्यू किसको दी जाती है? फंडामेंटल राइट को। फंडामेंटल ड्यूटीज हार्डली मिलेगी किसी किसी कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, नेक्स्ट। ओके, नाउ अगला क्या है? हमने कहां से लिया ये वाला आइडिया? हमने लिया हुआ है बेसिकली USSR से। ओके, इसको ना मैं डिफरेंट कलर का पेन ले लेता हूँ, ठीक है। कहां से लिया हुआ? USSR से। ओके, और ये कौन से पार्ट में? पार्ट 4A में, आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A। ओके, ये 51A है, इसको करेक्ट कर लेना। ओके, नाउ फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? लाइक DPSP, ये भी नॉन जस्टिसेबल है, यानी कि आप कोर्ट में जाके जस्टिस नहीं मांग सकते। ओके, और कब ऐड की गई? 42nd कमिटी। वही स्टार्टिंग में कितनी थी? 8 थी। 8 में से सिर्फ 8 थी, लेकिन पांच पांच मानी थी सिर्फ इनकी, राइट। 3 को माना नहीं था, और 5 गवर्नमेंट ने खुद से ऐड की थी, तो टोटल 10 हो गई थी। एक को बाद में ऐड किया गया, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। एक बात ध्यान रखना, जब मैंने आपको फंडामेंटल राइट पढ़ाया था ना, तो मैंने एक बात बोली थी, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू एजुकेशन का प्रोविजन तीनों जगह आया था भाई साहब, फंडामेंटल राइट में भी, DPSP में भी, और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज टोटल कितनी हो गई? 11 हो गई। क्लियर है? और हाँ, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द अदर। हाँ, जापान है ना, जापान में भी एक ये फंडामेंटल ड्यूटी का कंसेप्ट है। जापान में तो ना लोग जो है काफी पंक्चुअल रहते हैं टाइम के, ठीक है। वहां पे ट्रेन वगैरह प्रॉपर टाइम पे रहती है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज अप्लाई ओनली टू द सिटीजन, ये मैंने बता ही दिया, फॉरनर्स पे अप्लाई नहीं होती। ओके, नाउ अब क्या क्या इसमें? वही स्वर्ण सिंह कमिटी वाला, ठीक है। ये पार्ट 4A में एक आर्टिकल ओनली वन, हाँ, ओनली वन आर्टिकल, दैट इज 51A। पार्लियामेंट वही ये सब डिस्कस कर चुके हैं कि पार्लियामेंट चाहे तो पेनल्टी प्रोवाइड कर सकती है, और ऐसे लोग को चैलेंज भी नहीं किया जा सकता ड्यूटी टू पे टैक्सेस। ये 3 ये एक्सेप्ट नहीं की गई थी। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इधर दिखा देता हूँ मैं, ये रहा। ये मैंने ग्रेट डिटेल में डिस्कस किया इधर, ठीक है। इधर से देख लेना, उधर से पासिंग रेफरेंस में चीजें अब सिर्फ फास्ट फॉरवर्ड हो रही है। ओके, नाउ ये फंडामेंटल ड्यूटीज है गाइस। ये जो एग्जांपल दिया हो ना, प्लीज इनको इग्नोर करना। आई डोंट नो ये किसके बेसिस पे दिए गए हैं, कुछ ठीक है कुछ गलत भी है इसमें, ठीक है। ओके, पर एक बार पढ़ लेना, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा तो ठीक ही है, पर थोड़ा बहुत गलत भी है इसमें, ठीक है। ओके, तो गाइज आई होप ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी अच्छे से। नेक्स्ट है हमारा कि फीचर्स क्या फंडामेंटल राइट के, कि भाई ये मोरल भी है और सिविक ड्यूटीज भी है, ठीक है। और क्या है कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू द इंडियन, हाँ मतलब वो फॉरनर पे अप्लाई नहीं होती, वही बार बार है, हाँ। लेकिन इसका कोई लीगल सैंक्शन नहीं है, ठीक है। पर अगर कल को पार्लियामेंट चाहे तो कोई प्रॉपर लॉ बना के इनको इन्फोर्स कर सकती है यार। पार्लियामेंट तो कुछ भी कर सकती है बेसिकली, ठीक है। पार्लियामेंट कल को लॉ बना के तो कर ही सकती है, ऑब्वियस सी बात है। आर यू गेटिंग इट? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जस्ट 1 मिनट। सो गाइज जनरली ना मेरा एक क्वेश्चन है, जितनी भी ये फंडामेंटल ड्यूटीज आप लोगों ने पढ़ी, तो एक चीज तो समझ में आ गई होगी, ये कहाँ से ली गई है? जनरली हिंदू ट्रेडिशन से, हमारी माइथोलॉजी से, और हमारे जो है नेशनल मूवमेंट वगैरह से हुई। तो ये जितनी भी डे टू डे लाइफ है ना, हमने मतलब लाइक जो हम देखते हैं उन्हीं से ली गई है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, ड्यूटी तो वही होती है ना जो आपको डे टू डे लाइफ में करनी पड़ी। आर यू गेटिंग इट? ठीक है। ओके, नाउ क्रिटिसिज्म क्या है? वही भाई जस्टिसेबल नहीं है,
फैमिली प्लानिंग, टैक्स पे और टैक्स देना, ये सब ड्यूटी नहीं है, वेग और एम्बिगुअस है, कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही, ठीक है। तो यही सारी चीजें। नाउ वर्मा कमिटी, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, राइट। कि वर्मा कमेटी ने आइडेंटिफाई किया कि क्या लीगल प्रोविजन है जिनके बेसिस पे फंडामेंटल ड्यूटीज को, मतलब अगर फंडामेंटल ड्यूटीज वैसे तो क्या है, नॉन जस्टिसेबल है, नॉन नॉट इन्फोर्सेबल है, बट अगर कोई पर्टिकुलर लॉ एग्जिस्ट करता है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड, उनको एक तरह से वो करना, उनको बताना कि हाँ आपको इस पर्टिकुलर एक्ट के अंडर भी वो हो सकती है सजा एंड ऑल दैट, ओके। तो इसमें कौन कौन सा, वही प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, ये हमने कहाँ पढ़ा था, कोई बताएगा। आर्टिकल 17, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, एक 1950 भी होता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एक्ट है। क्लियर है, समझ आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके। नाउ रेलेवेंस क्या है भाई इनका, कि ये रिमाइंडर है, किन किन को रिमाइंडर है, सिटीजन को, कि भाई अपने तुम राइट तो एंजॉय कर रहे हो फंडामेंटल राइट वाले, लेकिन तुम्हारी कुछ ड्यूटीज भी है, उनको भी फुलफिल करो, ठीक है। गेटिंग इट, ओके। तो कुछ रिमाइंडर है किनको, सिटीजन को, कि भाई राइट है तो ठीक है, लेकिन ड्यूटीज का भी ध्यान रखो। और क्या है कि वार्निंग है कि एंटी नेशनल और एंटी सोशल एक्टिविटीज के अगेंस्ट, कि जो झंडे को जलाते हैं और पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है, कि तुमको सजा भी हो सकती है, ओके। जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, सेंस ऑफ डिसिप्लिन प्रमोट करता है, ये सब पढ़ लेना, इसमें कुछ समझाने का नहीं है, जहाँ पे कुछ समझाने का होगा ना, वहां पे मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। एक ये है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हाँ ये, हाँ, दे हेल्प द कोर्ट इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ए लॉ, यानी कि ये कोर्ट की ना मदद कर सकता है फंडामेंटल ड्यूटीज किसी पर्टिकुलर लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को डिटरमाइन करने में, कि कोई पर्टिकुलर कानून है कि वो भाई कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है, ठीक है, मतलब संविधान के अनुसार है या नहीं है, उसमें हेल्प कर सकते हैं, ओके। अब क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में, ये पढ़ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट रूल दैट इन डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी लॉ, इफ ए कोर्ट फाइंड दैट लॉ इन क्वेश्चन सीक टू गिव इफेक्ट टू द फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब वो सेम वाला सीन है कि अगर कोर्ट को ये लगा कि वो डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 और 19 को वो भी किया जा सकता है, पार्लियामेंट ने प्रॉपर लॉ भी बनाया था ना, ठीक है, ओके। तो इसमें भी वही है कि अगर इनको लगा कि कुछ फंडामेंटल राइट ड्यूटी को हम इफेक्ट में लेके आ रहे हैं, ठीक है, इट में कंसीडर सच लॉ टू बी रीजनेबल, मतलब इवन इफ वो आर्टिकल आपका 14 और 19 को वायलेट करे, तो भी तुम उसको वो कर सकते हो, वो सेम वाला स्टोरी है, कुछ है नहीं खास नहीं इसमें, ठीक है, ओके। मेन क्वेश्चन कहाँ से आते हैं ना, वो देखते हैं, ओके, क्योंकि स्टार्टिंग से समझ में आ गया होगा, यो पूरा फंडामेंटल ड्यूटीज अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट, ओके। इंपॉर्टेंस क्या फंडामेंटल ड्यूटीज की, मोरल ऑब्लिगेशन, ऑब्वियस सी बात है, क्या ये मोरल ऑब्लिगेशन है, ठीक है, ओके। हाँ बस यही है, बाकी पढ़ लेना, कुछ है नहीं खास, ओके। लक्ष्मीकांत पढ़ लेना, सुप्रीम ये वाला हो ही गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब डिफरेंस क्या फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज में, बताओ भाई। कि फंडामेंटल राइट जो है दोनों पे अप्लाई होता है, सिटीजन पे भी फॉरेनर पे भी, 15, 16, 19, 29, 30, किस पे, ओनली सिटीजन, फंडामेंटल ड्यूटीज ओनली सिटीजन पे, ठीक है। तो ये वाले ओनली सिटीजन, बाकी सारे फंडामेंटल राइट फॉरेनर्स को भी, ओके। नाउ फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल इन नेचर, कोर्ट में जा सकते हो, ये नॉन जस्टिसेबल, कोर्ट में नहीं जा सकते। लीगल सैंक्शन है, इनकी कोई लीगल सैंक्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट इन्फोर्स कर सकता है प्रॉपर लेजिस्लेशन के थ्रू, पार्लियामेंट चाहे तो इनको मतलब सस्पेंड कर सकता है, दीज आर नॉट वारंटेड थ्रू प्रॉपर लेजिस्लेशन, वही सारी चीजें। फंडामेंटल राइट इम्पैक्ट गवर्नमेंट को, ये कैसे गवर्नमेंट को, ऑब्वियस सी बात है, स्टेट वायलेट करा तो स्टेट के खिलाफ केस होता है, ये सिटीजन को इम्पैक्ट करती है, ठीक है, मतलब कि सिटीजन पे है ना ऑब्लिगेशन, और इसमें किस पे है ऑब्लिगेशन, फंडामेंटल राइट में बेसिकली स्टेट पे, कि स्टेट को ये नहीं करना, स्टेट को वो नहीं करना, अगर स्टेट ने कर दिया तो भी नहीं पे ऑब्लिगेशन, क्यों, बंदा रहेगा कोर्ट में, समझ रहे हो, ठीक है। तो राइट आर व्हाट वी वांट अदर टू डू फॉर अस, ठीक है, मतलब कि क्या है, अधिकार वो है जो हम चाहते हैं दूसरों, व्हाट वी वांट, जो हम चाहते हैं, अदर्स टू डू फॉर अस, जो हमारे लिए वो करे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ड्यूटीज क्या है, दूज एक्ट विच वी शुड परफॉर्म, जो हमें परफॉर्म करने चाहिए दूसरों के लिए, ठीक है। पढ़ लेना, ये इजी सा है, ठीक है। मेन चीज क्या होती है ना, मेन चीज होती है अंडरस्टैंडिंग, वहां पे जहां पे भी जरूरत पड़ेगी ना, वो मैं पूरी तरह से दूंगा, चाहे मुझे लक्ष्मीकांत से भारी क्यों ना जाना पड़े, ओके। नाउ क्वेश्चन सोल्व करें, क्वेश्चन सोल्व हो रहे या नहीं हो रहे, मेन बात वो है। स्वर्ण सिंह कमेटी, आंख बंद करके मान दो, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, ओके। एक और है स्वर्ण सिंह कमेटी से रिलेटेड, वो आगे पढ़ेगी, ठीक है। इन फंडामेंटल ड्यूटीज
इसमें से कौन सी नहीं है, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज में से के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा गलत है, ये पूछा गया। फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनली पार्ट नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन का, हाँ जी बिल्कुल ठीक। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के अंडर ऐड किया। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज अभी पढ़ा है। नॉट इन्फोर्सेबल, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नॉट इन्फोर्सेबल, नॉन जस्टिशियबल है। दे मे नॉट बी यूज्ड, दे मे बी यूज्ड, बेसिकली दे मे बी, नोट नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी, नोट लिखा हुआ है इसलिए गलत है, गेट इट। नोट वैसे तो लिखा ही रहेगा, ये क्वेश्चन ही ऐसा है। मैं ये कह रहा हूँ अगर नोट नहीं लिखा होता तो ये स्टेटमेंट ठीक होती, नोट लिखा, दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग, बिकॉज दे मे बी यूज्ड टू डिटरमाइन कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ लॉ, ठीक है, कि वो पर्टिकुलर लॉ कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड है या नहीं है। ओके, ये तो लिखा ही हुआ है, CISF ये वाला मान दो भाई, क्या आएगा इसका। नेक्स्ट, which one of the following is not fundamental duties prescribed in the Constitution of India? To value and rich heritage of composite culture, ठीक है भाई। प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, बिल्कुल ठीक है जी। टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी जी, आर्टिकल 51 है, और ये हमारा DPSP है, कल ही पढ़ा है ये, क्लियर है। नाउ द प्रोविजन फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड जी, आर्टिकल 44 है जी, ये DPSP हमारा फंडामेंटल वो नहीं है ड्यूटी। नेक्स्ट, to cherish and follow the noble ideas which inspired our noble national struggle for freedom, क्या है जी ये, क्लियर है, कोई इशू। नॉट ए पार्ट ऑफ DPSP, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 50, ड्यूटी ऑफ स्टेट टू लेवल द रेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑल दैट, ये कौन सा आर्टिकल 47, साइंटिफिक टेम्परेंस, ये फंडामेंटल ड्यूटी अभी पढ़ा। फंडामेंटल ड्यूटी जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, इनको इन्फोर्स किया जा सकता है रिट के थ्रू जी, बिल्कुल नहीं किया जा सकता साहब, पहली काट दो जहां पे पहला है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज हैव फॉर्म्ड ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिंस इज एडॉप्शन, गलत साहब जी, ये तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के अंडर आई थी, ठीक है। तो दूसरी भी काट दो, जहां जहां दूसरी भी गई, दूसरी भी गई, आंसर आ गया। चाहे हमें बाकी पता हो या ना पता हो, फिर भी पढ़ लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज बिकम ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे, हाँ जी। एप्लीकेबल ओनली टू सिटीजन, हाँ जी बिल्कुल ठीक, आंसर आ गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी, विच वन अमंग द फॉलोइंग, हाँ कौन सी है फंडामेंटल ड्यूटीज, टू प्रोवाइड फ्रेंडली कोऑपरेशन टू द पीपल, ऐसा तो ना तो DPSP में, ना फंडामेंटल राइट में, ना ही उसमें। इंटरनेशनल पीस की तो बात हुई है हमारी DPSP में, पर ऐसा तो कुछ नहीं है भाई साहब। टू प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, बताइए जी कहाँ पे, ये पढ़ा है कल, कल ही पढ़ा ना, आर्टिकल 49 DPSP, ठीक है। टू डिफेंड द कंट्री एंड एंडर, हाँ जी ये बिल्कुल ठीक है। इसको मैंने लिंक करके बताया था, आर्टिकल 23 24 में कोई एक प्रोविजन है जहाँ पे अगर स्टेट चाहे तो वो कंपलसरी जो सर्विस है वो इम्पोज कर सकती है इन इंटरेस्ट ऑफ जनरल, मतलब वही देश की सिक्योरिटी एंड ऑल दैट। अगर हमारी किसी से लड़ाई वड़ाई हो जाती है, और जरूरी नहीं है सरकार आपको पैसा ही दे, ठीक है, तो उसको ऐसे नहीं बोल सकते वो तो बेकार हो गया। ओके, बेकार मतलब वही कि वर्क विदाउट रिमनरेशन। टू नो मोर एंड मोर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऐसा कोई फंडामेंटल वो नहीं है, ठीक है, तो आंसर हो गया C। नेक्स्ट, कौन सा नहीं है इसमें से फंडामेंटल ड्यूटीज, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी, कौन सी नहीं है भाई साहब, बता दो। रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग, हाँ जी है। डिफेंड कंट्री, बिल्कुल है। प्रोवाइड एजुकेशन टू वन एंड चाइल्ड, बिल्कुल है। अरे ये वाली पढ़ी नहीं ना हम लोगों ने, एक्चुअली ना इसमें एक और है, देखो ये यहाँ से पढ़ लो, ये ना बाद में ऐड करी थी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, कि पेरेंट्स और गार्जियन ना अपने बच्चों को ना एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा 6 से 14 साल के लिए। अब इन्होंने इतना ही क्यों बोला कि भाई पेरेंट्स, देखो स्टेट की क्या ड्यूटी है कि वो 6 से 14 फ्री एजुकेशन देगा। वो फ्री एजुकेशन का लाभ तो तभी होगा ना जब पेरेंट्स उनको जाने देंगे स्कूल में। आर यू गेटिंग मी? अगर पेरेंट्स उनको स्कूल में ही नहीं जाने देंगे तो क्या फायदा। तो ये बोला भाई अपना, इनकी ड्यूटी है पेरेंट्स की, उनके गार्जियन की, जो भी है उनका गार्जियन, कि भाई तुम अपॉर्चुनिटी दो अपने बच्चों को 6 से 14। अब 6 से 14 ही क्यों बोला, क्योंकि भाई 6 से 14 फ्री है, समझ रहे हो, 6 से 14 फ्री है। 6 से 14 फ्री एजुकेशन, इसके आगे की एजुकेशन आर्टिकल 41 टू एजुकेशन इन फ्यूचर अगर कुछ कोई प्रोविजन बनता है तो। नाउ क्लियर हो गया ना, सारा सीन क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, टू प्रमोट विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री, कल ही पढ़ा था गांधीयन, वो DPSP, ठीक है, तो आंसर हो गया D। विच, इजी क्वेश्चन है ना, काफी इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें से, डोंट वरी, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आते हैं DPSP में से। इसमें से फंडामेंटल राइट में थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं, पर अगर अच्छे से किया ना तो वो भी सोल्व हो जाएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनोमेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज ए फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, बिल्कुल ठीक।
नेचुरल एनवायरनमेंट बिल्कुल ठीक, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर बिल्कुल ठीक, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आर्टिकल 51 डीपीएसपी गलत आंसर हो गया। 86 के थ्रू क्या हुआ था बता दो, 6 से 14 के साल की भाई। 86 के थ्रू ना, बट डिफरेंस पता होना चाहिए, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, तीनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी भी देख लूं क्या, चलो देख लेते हैं। स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, ऐसा कुछ है? ये है तो फंडामेंटल ड्यूटीज। क्वेश्चन ये है 86 के थ्रू कौन सा ऐड हुआ, 86 के थ्रू तो यही ऐड हुआ भाई। बाकी सारे तो ओरिजिनली थे, मतलब कि 1976 में जब फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की तो बाकी तो सारे सब तब के तब थी। एनडीए का क्वेश्चन है कौन सी नहीं है फंडामेंटल ड्यूटी, देख लो। डीपीएसपी या फंडामेंटल राइट मिलेगा कहीं ना कहीं। प्रोटेक्ट सेफ्यूआर्ड टू रेंडर कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस टू प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये है तुम्हारी टू रेंडर कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस, ऐसा कोई है ही नहीं, ठीक है। सो गाइज कल ना कुछ एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक रह गया था, वो मुझे ना ऐड करना याद नहीं रहा, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का, उसको अभी कवर कर लेते हैं, ओके। सो गाइज ये वाला टॉपिक क्या था बेसिकली ना, हम लोगों ने कल डीपीएसपीज किए थे। डीपीएसपीज क्या थे, कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कुछ डायरेक्शंस दी गई है बेसिकली किनको, स्टेट को, कि जब भी तुम लोग कुछ कानून वगैरह बनाओ ना भाई, इनको ध्यान में रखना प्लीज, ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो ऐसे कुछ डायरेक्शंस वगैरह है, तो कुछ डायरेक्शंस तो हमारे पार्ट 4 में है ही। अब कुछ है बेसिकली जो पार्ट 4 से अलग है, वो आर्ट, जैसे क्लेम ऑफ SC/ST सर्विसेज पे, ये हमारे आर्टिकल 335। एक्चुअली ना ये मैं वैसे भी कवर करवाने वाला ही हूँ, बट लक्ष्मीकांत में दिया था तो मैंने इसलिए दे दिया, पर आप लोगों को इसमें समझने में कोई इश्यू नहीं होगा, बड़ा इजी सा है, ठीक है। वही कि मदर लैंग्वेज जो है, मदर टंग बेसिकली जो होती है, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दी जानी चाहिए, ठीक है। 350A डेवलपमेंट होना चाहिए हिंदी का, आर्टिकल 351। वैसे भी मैं ये सब कवर करवाने ही वाला हूँ इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है, बट फिर भी मैंने वैसे ही वो कर दिया। नाउ प्रेजेंट पोजीशन क्या है फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, कल मिनरवा मिल केस को मैंने बता दिया था। पर ना मिनरवा मिल केस को ना काफी डिटेल में करेंगे, कब करेंगे मिनरवा मिल केस को डिटेल में, मैं डिटेल में करूंगा काफी सारे केसेस जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें मैं बताऊंगा सज्जन सिंह केस क्या था, बेसिकली ये जमींदार थे। गोलकनाथ केस क्या था, गोलकनाथ केस बेसिकली दो ब्रदर्स थे जिनकी 500 एकड़ की जमीन थी, 500 एकड़ की जालंधर में जमीन थी, ठीक है। क्योंकि जितना भी ये है ना, कि पार्लियामेंट, मतलब कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है नहीं कर सकता, सारी डिबेट ना जनरली जितने भी केस वो जमींदारों से रिलेटेड है। क्योंकि मैंने बताया हुआ ना जब मैं वो करा था फंडामेंटल राइट, कि उनकी जमीनें छीनी जा रही थी तो उनको ये लग रहा था उनका राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट हो रहा है, तो इसीलिए वो कोर्ट में जा रहे थे, वही सब, ठीक है। फिर बाद में अम्मी नरवा मिल केस भी देखेंगे, कैसे इनकी वो जो एक नेशनलाइजेशन एक्ट के थ्रू इसको नेशनलाइज कर दिया था, ठीक है। तो ये सारे केस हम वैसे भी डिटेल में करेंगे, बट इतना ध्यान रखो, एज ऑफ नाउ अगर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में वो है सुप्रीमेसी, तो फंडामेंटल राइट को ही है, ठीक है। बट हार्मनी बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट जो है वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, क्लियर है, ठीक है, ओके। बाकी इसमें कुछ था नहीं स्लाइड में ज्यादा कुछ बताने का। सो दैट्स ऑल गाइज, फंडामेंटल ड्यूटी वाला चैप्टर आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया होगा।